हेलो फ्रेंड्स। तो हम यहाँ जियोमॉर्फोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी से ओरिजिन इवोल्यूशन। अर्थ जो है पार्ट है सोलर सिस्टम का। ये एक पजल है। अंडरस्टैंड करना इसके ओरिजिन को, ये एक पजल है। हमें समझने की ज़रूरत है कि एंटायर सोलर सिस्टम जो है कैसे फॉर्म हुआ है। साइंटिस्ट है ना, बहुत सारी थ्योरी सजेस्ट करते हैं जो ऐसे प्रोसेस जो जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है ओवरऑल स्टोरी ऑफ बिग बैंग थ्योरी के डेवलपमेंट में, इवोल्यूशन में, जिन्होंने अर्थ के इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट किया है। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज साइंटिस्ट ने पॉस्टुलेट की है। तो थ्योरीज उसमें क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या चैलेंजेस है। पहला तो है नेबुलर हाइपोथेसिस। क्या होता है नेबुलर हाइपोथेसिस में? एक मैसिव हॉट क्लाउड नेबुला नेबुला है ना, वो कूल करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉजिंग इट टू स्पिन फास्टर और अपनी प्लेस पे फास्टर रोटेट करने लगता है, स्पिन करता है फास्टर। ये इंक्रीज स्पिन है ना, इंक्रीज होता है, जिससे क्रिएट होता है बल्ज। मिडल में बल्ज क्रिएट होता है, जैसे हमारे अर्थ के इक्वेटर में जो है इक्वेटोरियल बल्ज है, वैसे मिडल में जो है बल्ज क्रिएट होता है। इवेंचुअली शेड करता है रिंग्स ऑफ मटेरियल ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होने के कारण जो है रिंग्स को शेड करता है। ये रिंग्स जो है देन क्लम्प क्लम्प होती है, एक साथ एक इकट्ठा होती है टुगेदर ड्यू टू ग्रेविटी और फॉर्म करती है प्लैनेट, वाइल रिमेनिंग सेंट्रल मास कंडेंस इनटू इन द फॉर्म ऑफ सन। ठीक है, तो सेंट्रल पार्ट जो था, जो नेबुला का सेंट्रल पार्ट था वो सन बन जाता है और जो रिंग्स थे उससे वो प्लैनेट बन जाते हैं। इसका चैलेंज क्या है? ये फेल है। एक्सप्लेन करने के लिए फेल हो जाती है कि वास्ट डिफरेंस है एंगुलर मोमेंटम बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। तो एंगुलर मोमेंटम के वास्ट डिफरेंस है, उसको डिफाइन करने में ये फेल हो जाती है। और नॉट इनफ मास इन शेड रिंग्स फॉर प्लैनेट फॉर्मेशन। और जो रिंग्स शेड की गई उसमें इनफ मास नहीं था कि वो है ना प्लैनेट की फॉर्मेशन कर पाए, प्लैनेट की फॉर्मेशन कर पाए। तो ये पहला है नेबुला हाइपोथेसिस। दूसरा है प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस। इसका मतलब यह है कि एक पासिंग स्टार उसने डिसअप किया सन को, पुल किया, एक सिगार शेप की टाइडल बल्ज बनी ऑफ मटेरियल फ्रॉम इट्स सरफेस। तो ये एक पासिंग मटेरियल ने एक इसको है ना शेड एक्सटेंड किया सिगार शेप में है ना, सन से एक एक पासिंग स्टार ने डिस्टर्ब किया सन को, पुल किया सिगार शेप टाइडल बल्ज ऑफ मटेरियल फ्रॉम इट्स सरफेस। ये इजेक्टेड मटेरियल जो वो कंडेंस हुआ इनटू प्लैनेट और रिमेन इन द ऑर्बिट, ऑर्बिट में रहा, रिमेन इन द ऑर्बिट। ठीक है, और ये जो सिगार शेप बने वो उसका इससे इजेक्शन हुआ, बाहर फेंक दिया कुछ मटेरियल को, उस मटेरियल से जो है प्लैनेट बने। और इसमें चैलेंजेस ये है कि मटेरियल जो ओरिजिनेट हुए हैं सन के इंटीरियर से वुड बी एक्सट्रीमली हॉट, लाइकली escaping into the space rather than condensing to form the planet। जो सन के इंटीरियर से जो मटेरियल निकला है वो एक्सट्रीमली हॉट होगा। ठीक है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो स्केप करेगा, स्पेस पे स्केप करेगा, रादर देन कंडेंसिंग टू फॉर्म द प्लैनेट। तो ये इसके चैलेंज है। तो ये दूसरा हो गया प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस। पहला था नेबुला हाइपोथेसिस, दूसरा है प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस, तीसरा है टाइडल हाइपोथेसिस। ये क्लोज इनकाउंटर विद अनदर स्टार कॉज करता है सन को टू बल्ज सिग्निफिकेंटली। अ लार्ज फिलामेंट ऑफ मटेरियल इज पुल्ड फ्रॉम द सन विच देन ब्रेक्स अपार्ट एंड कंडेंस इनटू द प्लैनेट्स। सब में यही हो रहा है। क्या हो रहा है कि एक क्लोज इनकाउंटर हुआ है, एक अनदर स्टार जो है उसका इनकाउंटर हुआ है सन के साथ, और उससे क्या हुआ है सन को जिससे सन का बल्ज हुआ है, सिग्निफिकेंटली सन बल्ज हुआ है। ठीक है, लार्ज लार्ज फिलामेंट ऑफ मटेरियल जो है वो पुल्ड फ्रॉम द सन, जो ब्रेक अपार्ट हुआ और कंडेंस हुआ इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट। इसके चैलेंजेस ये है, चैलेंजेस इसके ये है कि डज नॉट अकाउंट फॉर द पोटेंशियल डिसरप्टिव फोर्स विद इन द सन ड्यूरिंग सच एन क्लोज इनकाउंटर। तो ये नहीं बताता है कि कौन से पोटेंशियल डिसरप्टिव फोर्सेस है सन के अंदर, जिससे जिससे ये जिससे है ना ये पूरी प्रोसेस जो होती है ये अकरेंस होती है, इसकी प्रोसेस का अकरेंस होता है। फिर उसके बाद लास्ट है प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस। प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस हमने बात की, हमने नेबुलर हाइपोथेसिस की बात की, प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस की बात की, टाइडल हाइपोथेसिस की बात की, अब है प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस। ये कहता है कि एक रैपिडली रोटेटिंग नेबुला फ्लैटन हो गया डिस्क के फॉर्म में, विद इन अ डिस्क लार्ज रोटेटिंग मास ऑफ गैस जो है जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लैनेट इमर्ज हुआ। ये प्रोटोप्लैनेट जो है देन ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट करता है सराउंडिंग मटेरियल को और ग्रो होता है लार्जर, धीमे धीमे लार्जर बनते जाता है साइज में और इवेंचुअली फॉर्म करता है प्लैनेट्स को। ठीक है, तो पहले डिस्क बना, डिस्क से जो है इसने मटेरियल को अपनी ग्रेविटी के हिसाब से, अपनी ग्रेविटी के कारण मटेरियल को अट्रैक्ट किया और ग्रेजुअली कंडेंसेशन हुआ और प्लैनेट के फॉर्म में बना। ये फुली एक्सप्लेन नहीं करता है कि कैसे प्रोटोप्लैनेट अर्ली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्लैनेट फॉर्म हुए डिटेल में, ये डिटेल में नहीं बताता है। फिर हम बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी की। बिग बैंग थ्योरी जो है कहती है कि 13.8 बिलियन ईयर अगो
सभी स्पेस जो है वो सिंगल पॉइंट में थे, वेरी डेंस, हाई डेंसिटी थी, हाई टेम्परेचर था, सिंगल पॉइंट में थे, हाई टेम्परेचर था, हाई डेंसिटी थी। फ्रॉम इस सिंगल पॉइंट से यूनिवर्स ने एक्सपांड कर लिया है इन ऑल द डायरेक्शन एवर सिंस। एविडेंस क्या है बिग बैंग थ्योरी के? बिग बैंग थ्योरी जो वाइडली सपोर्ट की जाती है, मैनी लाइन ऑफ एविडेंस। पहला है रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट होता है जब लाइट है ना रेड शिफ्ट दिखाती है, तो इसका मतलब हो रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है, दूर जा रहा है, एक्सपेंशन, फेज ऑफ एक्सपेंशन है, तो मूव अवे कर रहा है फ्रॉम अस। ऑब्जर्व रेड शिफ्ट इन द डिस्टेंट गैलेक्सी सपोर्ट करता है द आइडिया ऑफ एक्सपांडिंग यूनिवर्स। तो पहला है रेड शिफ्ट, बिग बैंग थ्योरी की एविडेंस की बात करेंगे तो रेड शिफ्ट है। दूसरा है कॉस्मिक माइक्रोवेव, माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ये थ्योरी सपोर्ट करती है कि यूनिवर्स जो है फिल्ड है वीक माइक्रोवेव रेडिएशन से। ये रेडिएशन जो है बिलीव की जाती है कि लेफ्ट ओवर है, अर्ली जो हॉट यूनिवर्स था उसके लेफ्ट ओवर है। ये प्रॉपर्टी जो है प्रेडिक्शन मैच करती है, जो प्रेडिक्शन हमने किया था बिग बैंग थ्योरी के लिए, जो प्रेडिक्शन हम करते हैं उसे ये अलाइन करती है। तो दूसरा है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। तीसरा है अबंडेंस ऑफ लाइट एलिमेंट्स। ये ऑब्जर्व अबंडेंस है लाइट एलिमेंट्स की, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम यूनिवर्स में, जो अलाइन करती है बिग बैंग के न्यूक्लियोसिंथेसिस की। ये प्रोसेस है जहाँ जहाँ क्रिएशन होता है केमिकल एलिमेंट का स्टार में थ्रू न्यूक्लियो फ्यूजन रिएक्शन। तो उसी को प्रोसेस को हम न्यूक्लियोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ये उससे अलाइन करती है। तो ये थ्री पीस ऑफ एविडेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट देते हैं। जो प्रिवेलिंग कॉस्मोलॉजिकल मॉडल है फॉर द यूनिवर्सल और यूनिवर्स के ओरिजिन के लिए जो मॉडल है उसको सपोर्ट करते हैं। तो क्या क्या बिग बैंग एविडेंस के, बिग बैंग थ्योरी के क्या क्या तीन एविडेंस है? एक तो है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है, रेड शिफ्ट है और अबेंडेंस ऑफ लाइट एलिमेंट है। ये हमारा हो गया। उसके बाद हमने उसके पहले हमने पढ़ा नेबुला हाइपोथेसिस पढ़ा, नेबुला हाइपोथेसिस पढ़ा, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस पढ़ा, टाइडल बल्ज हाइपोथेसिस और टाइडल हाइपोथेसिस पढ़ा, और प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस पढ़ा, प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस पढ़ा। उसके बाद हमने बिग बैंग थ्योरी हाइपोथेसिस पढ़ा, उसके कोरोबोरेशन विंडिकेटिंग पॉइंट्स, मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से पॉइंट है। अब हम बात करेंगे मिशंस टू अंडरस्टैंड द ओरिजिनल इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अर्थ को इवॉल्व अंडरस्टैंड करने के लिए, ओरिजिनल इवोल्यूशन को अंडरस्टैंड करने के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है वो हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में यूनिवर्स के ओरिजिन को, स्ट्रक्चर को। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो वो है और अंडरस्टैंडिंग हमारी इंप्रूव हुई है मटेरियल साइंस में, कम्युनिकेशन में, वो फर्दर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसे एडवांस करती है। एडिशनली ये हमें एड करती है आइडेंटिफाई करने के लिए क्या हमारे अर्थ में क्या क्या थ्रेट्स है हमारे पास, और क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ है स्पेस हैबिटेशन के लिए और रिसोर्स यूज़ के लिए। ठीक है, तो कोई सारे रिसेंट इंपॉर्टेंट स्पेस एक्सप्लोरेशन जो मेंशन किए गए, पहला है हबल स्पेस टेलीस्कोप। ये रिवॉल्यूशनाइज करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स की। ये ऑब्जर्व करता है डिस्टेंट गैलेक्सीज को, प्रोवाइड करता है डीप व्यू इनटू आवर ओन सोलर सिस्टम। ठीक है, ये एक्सप्लोर करेगा डीप स्पेस को, प्लैनेट को, स्टार्स को, नेबुला को। ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। ये इसकी फाइंडिंग क्या है? इसने हमें इंसाइट दी है इनटू अर्ली यूनिवर्स कंडीशन फॉर द स्टार एंड सोलर सिस्टम, ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टार एंड प्लैनेटरी नेबुला, पोटेंशियल बर्थ प्लेस ऑफ न्यू सोलर सिस्टम। ठीक है, ये न्यू सोलर सिस्टम के पोटेंशियल बर्थ के बारे में वो हमें सब बताता है। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप हो गया, फिर है जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये सक्सेसर है हबल का। ये डिज़ाइन किया गया है फर्दर पेयर करे बैक इन टाइम और ऑब्जर्व करे फेंट ऑब्जेक्ट इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। ये अर्ली यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बारे में बताता है, गैलेक्सीज में, स्टार में, एक्सोप्लैनेट के बारे में। इसमें नासा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है और कैनेडियन स्पेस एजेंसी है। इसकी ऑब्जर्वेशन ये है कि ऑब्जर्वेशन हुआ अर्ली यूनिवर्स की ऑब्जर्वेशन बताता है और पोटेंशियली कैप्चर करता है लाइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टार एंड द गैलेक्सी। ये स्टडी करता है एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर को, सर्च करता है पोटेंशियल कंडीशन फेवरेबल है जो लाइफ के लिए। उसका इंडिया का आदित्य L1 है जो डेडिकेटेड स्टडी करता है, डेडिकेटेड स्टडी करता है सन, फोकस करता है कोरोना और सन के सोलर विंड पे। सन कोरोना को, सन विंड को स्टडी करता है। इसरो का मिशन है, ये अंडरस्टैंड करता है सन का इन्फ्लुएंस क्या होगा अर्थ के एनवायरनमेंट में, इंक्लूडिंग सोलर विंड इंटरेक्शन विद द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये स्टडी जो है सन की एक्टिविटी की करता है जो इम्पैक्ट कर रहा है अर्थ की क्लाइमेट को, हैबिटेशन को। उसके बाद ओसिरिस रेक्स से, नासा का ओसिरिस रेक्स से ये कलेक्ट करता है सैंपल एस्ट्रॉयड बेनू से, और ये रिटर्न हुआ है अर्थ में स्टडी के लिए। ये स्टडी जो है एस्ट्रॉयड की कंपोजिशन की और मैप करता है उसकी सरफेस को, एस्ट्रॉयड बेनू को स्टडी करता है। इसकी ऑब्जर्वेशन ये है कि इसने कंफर्म किया है प्रेजेंस है वाटर बियरिंग मिनरल बेनू की सरफेस पे। ये कलेक्ट करता है सिग्निफिकेंट सैंपल एस्ट्रॉयड से प्रोवाइड करता है मटेरियल फॉर डिटेल एनालिसिस बैक ऑन द अर्थ। फिर है चंद्रयान 3, ये अचीव करता है सॉफ्ट लैंडिंग, अचीव किया है इसने सॉफ्ट लैंडिंग ल्यूनर साउथ पोल। ठीक है, और डिप्लॉय किया है रोवर फॉर द इन सीटू एनालिसिस। ये द मून स्पेसिफिकली अटेम्प्टिंग अ सॉफ्ट लैंडिंग साउथ पोल में। इसरो का मिशन है, सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट करता है सॉफ्ट लैंडिंग ल्यूनर साउथ पोल पे। प्रज्ञान रोवर जो है उसने कंडक्ट किया है एक्सपेरिमेंट, कंफर्म किया है प्रेजेंस है वेरियस एलिमेंट की, जैसे कि सल्फर और एल्यूमिनियम की प्रेजेंस को इसने कोरोबोरेट किया है। तो हमने कौन कौन से मिशंस पढ़े? हबल है,
जेम्स वेब है, आदित्य L1 है, ऑसिरिस एक्स है नासा का, और चंद्रयान 3 है। ठीक है, तो हमने ओरिजिन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया, कौन कौन सी थ्योरीज है बिग बैंग थ्योरीज को कोरोबोरेट करने के लिए क्या क्या एविडेंस है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने कौन कौन से मिशंस है जो अर्थ के ओरिजिन के बारे में स्टडी करने के लिए हमने जो रिसेंट में लॉन्च हुए हैं इंडिया के और अदर कंट्रीज़ के। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो अर्थ जो है वो कंपोज है सेवरल डिस्टिंक्ट लेयर से, ईच हर लेयर की अपनी ओन कैरेक्टरिस्टिक्स है और कंपोजिशन है। अंडरस्टैंड करना, इस लेयर को कॉम्प्रिहेंड करना, इसके लिए कई सारी जियोलॉजिकल प्रोसेस, नेचुरल फिनोमेना, और ये हेल्पफुल है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए कई सारी जियोलॉजिकल प्रोसेस को, नेचुरल फिनोमेना को और अर्थ के ओवरऑल स्ट्रक्चर को। तो अगर हम अर्थ के कंपोजिशन को समझना चाहते हैं तो कैसे हम स्टडी करते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की बात करेंगे तो सबसे बीच में है कोर है, कोर, इनर कोर, आउटर कोर, फिर मेंटल है और क्रस्ट है। तो सबसे ऊपर क्रस्ट है, उसके नीचे मेंटल है, उसके नीचे कोर है, तो क्रस्ट मेंटल कोर। ठीक है, तो सबसे पहला है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये 5 किलोमीटर तक का है। फिर नहीं, हाँ, कई जगह पे ये 5 किलोमीटर तक का है, कई जगह पे जो है ये 30 किलोमीटर तक का है। तो ये 5 किलोमीटर तक का भी है और 30 किलोमीटर तक का भी है। जहाँ माउंटेन्स है वहाँ जो इसकी क्रस्ट की जो डेप्थ है वो ज़्यादा होती है। तो एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। फिर उसके नीचे लिथोस्फीयर, 100 किलोमीटर तक की लिथोस्फीयर है। फिर 180 किलोमीटर तक की हम बात करेंगे तो 180 किलोमीटर का एस्थेनोस्फीयर है। फिर 2900 किलोमीटर तक का जो है मेंटल है। फिर 2200 किलोमीटर तक का जो है आउटर कोर है, और 2200 किलोमीटर जो है आउटर कोर का है। और इनर कोर की बात करेंगे तो 1250 है। तो सबसे ज़्यादा जो है डेप्थ, सबसे ज़्यादा जो एक्सपांस है वो है मेंटल का 2900 किलोमीटर। हम बात करेंगे क्रस्ट की बात करेंगे तो थिकनेस जो है वेरी करती है 30 से 40 किलोमीटर। कॉन्टिनेंट के अंदर 7 से 10 किलोमीटर भी हो जाती है, और माउंटेन के अंदर इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ जाती है। फिर लिथोस्फीयर की बात करेंगे तो ये रिजिड आउटर लेयर है अर्थ की, जो इंक्लूड करती है क्रस्ट और अपर मेंटल को। एस्टोस्फीयर की बात करेंगे तो ये हॉट और मोबाइल लेयर है जो पार्शियली मोल्टेन है। मेंटल की बात करेंगे तो मोस्टली सॉलिड लेयर है क्रस्ट और अर्थ की आउटर कोर के बीच में। आउटर कोर जो है वो फ्लूइड है, मेनली जो है कंटेंट का कंसिस्ट होता है आयरन और निकल से। इनर कोर जो है ये सॉलिड हॉट स्पिनिंग मेटल है, मेटल बॉल है, जो डेंस दैट इज़ द डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। डेंसेस्ट है कोर जो है वो डेंसिटी हाई, इनर कोर जो है वो डेंसेस्ट है। सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे तो कॉन्ड्रेट डिसकंटिन्यूटी है ये जो है अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में जो है कॉन्ड्रेट डिसकंटिन्यूटी। तो ये हम बात करेंगे कॉन्ड्रेट डिसकंटिन्यूटी जो है अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में जो है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उससे कॉन्ड्रेट डिसकंटिन्यूटी। मोहर डिसकंटिन्यूटी बात करेंगे तो ये जो है लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो है उसे मोहर डिसकंटिन्यूटी। रैपिड डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे, रैपिड डिसकंटिन्यूटी बात करेंगे तो ये अपर और लोअर मेंटल के बीच में जो है उसे हम रैपिड अपर और अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो है उसे हम रेपिटी, ये जो है रेपिटी डिसकंटिन्यूटी है। फिर लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में जो है उसे गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो है उसे लेमन डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। अंडरस्टैंड करना इस लेयर को, इंटरेक्शन को एसेंशियल है स्टडी करने के लिए जियोलॉजिकल प्रोसेस को, जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक्स, वोल्केनिक इरप्शन और माउंटेन फॉर्मेशन। सोर्स और इन्फॉर्मेशन क्या है अर्थ के इंटीरियर में, मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज जो है अर्थ के इंटीरियर की वो लार्जली बेस्ड है एस्टिमेट पे और इन्फ्रेंस पे। येट पार्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो ऑब्जर्व की गई है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से, एनालिसिस ऑफ द मटेरियल। तो डायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, पहला तो डायरेक्ट सोर्स है वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है उससे हमें मटेरियल मिलते हैं जो थ्रोन ऑन टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे। ये अवेलेबल है फॉर लेबोरेटरी एनालिसिस के लिए। उसके अलावा डीप ओशियन माइनिंग और ड्रिलिंग। साइंटिस्ट जो है वर्ल्ड में 2 मेजर प्रोजेक्ट है, एक तो डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है और दूसरा है इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। डीपेस्ट ड्रिल है कोला पेनिनसुला रशिया में इन द आर्कटिक ओशियन। 12 किलोमीटर डेप्थ तक हमने यहाँ तो है ड्रिलिंग की है। ये दिस एंड मैनी डीप ड्रिलिंग जो प्रोजेक्ट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू द एनालिसिस ऑफ द मटेरियल जो कलेक्ट किए गए डिफरेंट डेप्थ पे। तो पहला है वॉल्केनिक इरप्शन से मिलती है डायरेक्ट एविडेंस, और दूसरा जो है ड्रिलिंग से। इनडायरेक्ट सोर्स की बात करेंगे तो मीटियोराइट जो है ये मेटियोर और अर्थ जो है बॉर्न हुए हैं फ्रॉम द सेम नेबुलर क्लाउड। तो ये लाइकली है कि सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, तो उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं मीटियोराइट से। उसके अलावा ग्रेविटेशन का, तो ग्रेविटी चेंज होती है जो डिपेंड करती है मास जो स्प्रेड आउट है अर्थ में। ये अनइवननेस जो है उसे हम ग्रेविटी अनोमली कहते हैं, और इस मास की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने में हमें ये हेल्प करती है। उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट की गई है बाई जियोडायनेमिक इफेक्ट।
जो इन्वॉल्व करती है मूवमेंट हो रहा है, जो मोल्टन आयरन है आउटर कोर का, आउटर कोर के अंदर जो मोल्टन आयरन है वो रोटेट कर रहा है अराउंड द इनर कोर, तो उससे जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। तो ये स्टडी करना मैग्नेटिक फील्ड को, उनके शिफ्ट को हेल्प करती है साइंटिस्ट को अंडरस्टैंड करने में अर्थ के इंटीरियर को। तो मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटी, मीटियोराइट और लास्ट है सिस्मिक एक्टिविटी। जो अर्थक्वेक वेव होती है, पी वेव्स, एस वेव्स, ये हमें अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करने में हेल्प करती है, एनालाइज करती है, कैसे चेंजेस को एनालाइज करती है। साइंटिस्ट जो है इन्फर करते हैं कंपोजिशन और लेयर जो है अर्थ के इंटीरियर की बाय वीविंग टुगेदर। इन सबको है ना इंटीग्रेट करके ये डाइवर्स थ्रेड ऑफ एविडेंस जोग्राफर जो है कंटिन्यू टू डिफाइन करते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है अर्थ के हिडन रेल्म की सिंस सिस्मिक एक्टिविटी जो है वो क्वाइट कॉमन है अर्थ में, और ये वाइडली यूज़ किए जाते हैं डिटरमाइन करने के लिए अर्थ के इंटीरियर को। ठीक है, तो पी वेव से, एस वेव से, ये सिस्मिक वेव से। सिस्मिक वेव की बात करेंगे तो ये कॉस्ट होता है सडन मूवमेंट जो होता है विद इन अर्थ क्रस्ट, जैसे का अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन। उसके बाद हम बात करेंगे सिस्मिक वेव्स और कॉन्सेप्ट ऑफ शेडो जोन। सिस्मिक वेव्स की बात करेंगे तो बॉडी वेव्स से सरफेस वेव्स है, बॉडी में आते हैं प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, सरफेस में आता है लॉन्ग वेव्स और लव वेव्स और रेली वेव्स, एल और आर, पी और एस। तो हम बात करेंगे टू मेन टाइप ऑफ बॉडी वेव्स, पी वेव्स और एस वेव्स, जो ट्रेवल करती है अर्थ के इंटीरियर में आफ्टर द अर्थक्वेक। पी वेव्स और एस वेव्स, पी वेव्स बात करेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल होती है, ये लॉन्गिट्यूडनल होती है, ये पैरेलल होती है, वेव की डायरेक्शन पैरेलल होती है। तो ये वेव अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये भी जो है इसी डायरेक्शन में जाएंगी। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल होती है, सबसे पहले ये लॉन्गिट्यूडनल होती है, ये फास्टर होती है, ये फास्टर होती है, ये बैक एंड फोर्थ, मतलब अगर ये मूवमेंट हो रहा है तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे 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 प्रोपेगेट करेंगी। तो बैक एंड फोर्थ लॉन्गिट्यूडनल होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। ठीक है, साउंड वेव्स की सिमिलर होती है, ये पास करती है सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों से पास करती है, ये ट्रेवल कर सकती है अर्थ के कैन ट्रेवल थ्रू अर्थ कोर, ये एबल होती है सॉलिड आउट इनर कोर में भी और लिक्विड आउटर कोर में भी। अब हम बात करेंगे एस वेव्स की। तो एस वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स रेज होती है, मतलब ये डायरेक्शन है प्रोपोगेशन की, तो ये परपेंडिकुलर बनेंगी, ये इस ऐसे बनेंगी, तो ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती है, ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती है। तो ये ट्रांसवर्स होती है, ये स्लोअर होती है, सेकंड पहुंचती है प्राइमरी वेव्स के बाद सेकेंडरी वेव्स पहुंचती है, इसलिए इसका नाम सेकेंडरी है। ये इसके पार्टिकल जो है अप एंड डाउन मूव करते हैं, ये ओनली सॉलिड से ट्रेवल होती है, वो तीनों सॉलिड लिक्विड गैसेस से थी, पी वेव्स और एस वेव जो है ओनली सॉलिड से होती है। और ये ट्रेवल नहीं कर सकती अर्थ, जो लिक्विड आउटर कोर है उससे ट्रेवल नहीं कर सकती। तो इसका शेडो जोन जो होता है वो बड़ा होता है और इसका पी वेव्स का शेडो जोन छोटा होता है, क्योंकि ये सभी से ट्रेवल करती है, तो इस पर मिनिमल डिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है, इसमें मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसलिए शेडो जोन जो है एस वेव्स का शेडो जोन बड़ा है। अब अंडरस्टैंड करना है हमें अर्थ के इंटीरियर को। नॉन लीनियर जो है ट्रेवल पाथ जो होता है नॉन लीनियर होता है, जो कंफर्म करता है कि अर्थ का कंपोजिशन जो है वो होमोजीनस नहीं है, हेट्रोजीनस है, कर्व्ड पाथ फॉलो करती है। ठीक है, ये इंक्रीज जो डेंसिटी इंक्रीज होती है, जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो हमारी जो अर्थ के इंटीरियर में डेंसिटी है वो इंक्रीज होती रहती है। जैसे स्पीड में चेंज होता है, ट्रेजेक्ट्री चेंज होती है, पाथ चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होती है, तो उससे हमें पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर में जो डेंसिटी है उस पर क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये वेव जो है बाउंस बैक करती है आफ्टर हिटिंग द एब्रप्ट बाउंड्री जो हमने डिसकंटिन्यूटी पढ़ा, कॉन्ड्रेड, मोहो, गटनबर्ग, जेपेटी और लेवन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये हमने जो डिसकंटिन्यूटी पढ़ी उसमें जो है एब्रप्ट चेंजेस आते हैं वेलोसिटी में और पाथ में। ठीक है, और बाउंस बैक करती है, तो उससे हमें पता चलता है डिसकंटिन्यूटी के बारे में, और डिसकंटिन्यूटी के बारे में पता चलता है, और उसके थिकनेस के बारे में, वेरियस लेयर की थिकनेस के बारे में पता चलता है। जहाँ एस वेव्स अगर एब्सेंस है तो ये कंफर्म करता है कि कंफर्म करता है, ऐसा एरिया कंफर्म करता है कि वो एरिया लिक्विड है। जैसे कि आउटर कोर में जो है एस वेव एब्सेंट है, तो वो एस वेव बताता है कि आउटर कोर जो है वो मोल्टन स्टेट में है और लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, और वेलोसिटी जो है एस वेव की वेलोसिटी जो है एस्ट्रोस्फीयर में कम हो जाती है, जैसे हमें ये पता चलता है पी और एस वेव की वेलोसिटी कम हो जाती है, तो वेलोसिटी कम हो जाती है, पर ये ट्रेवल करते तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये लिक्विड नहीं है, सही मोल्टन स्टेट में है। ठीक है, जैसे वेलोसिटी कम होती है सॉलिड से लिक्विड से गैसेस जाते हैं तो वेलोसिटी कम होती है, तो जैसे वेलोसिटी कम होती है तो हमें पता चलता है कि कौन सा मीडियम है, सॉलिड, लिक्विड है, गैसेस है। अगर एस वेव एब्सेंट हो जाए तो इससे हमें पता चलेगा या तो ये लिक्विड है या तो गैसेस है। ठीक है, और आउटर कोर जो है वहाँ जो है वेलोसिटी जो है एकदम एस वेव जो है डिसअपियर हो जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि लिक्विड है। और पीयूष रहता है पर उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है, तो हमें ये कंफर्म होता है कि ये ये लिक्विड स्टेट में है, जहाँ ऐसे ट्रेवल नहीं कर सकता। तो ये शेडो जोन की बात करेंगे तो पी व्यू का शेडो जोन जो है वो छोटा है, ये 105 से 145 डिग्री तक है, ये पी वेव का शेडो जोन है। और एस वेव की जो शेडो जोन की बात करेंगे तो 105 से 105 है, एस वेव का शेडो जोन जो है वो बड़ा रहता है। ठीक है, हैविंग एक्सप्लोर्ड द इंट्रिकेट कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर, नाउ वी शिफ्ट करेंगे हमारा फोकस ऑन द डायनेमिक फोर्स जो स्कल्प करती है अर्थ के सरफेस को।
ये फोर्सेस जो है उसे हम कलेक्टिवली जियोमॉर्फिक प्रोसेस भी कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है एवर रिवॉल्विंग लैंडस्केप जो हम इनहेबिट करते हैं उसके इवोल्यूशन के लिए फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है। जियोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं। जियोमैग्नेटिज्म मतलब स्टडी करना हमें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को जो जनरेट हुई है, जो मूवमेंट ऑफ मॉल्टन आयरन इन द आउटर कोर में जो मॉल्टन आयरन है उसके मूवमेंट से जो फोर्सेस मैग्नेटिज्म क्रिएट हुआ है। करंट इश्यूज विद द अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक पोल जो है वो शिफ्ट हो रहा है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है वो मूव कर रहा है कनाडा से रशिया की ओर, जो इफेक्ट करता है नेविगेशन को, इम्पैक्ट करेगा सैटेलाइट के ऑपरेशन को। दूसरा है फील्ड वीकनिंग। सब रीजन जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वीकनिंग हो रही है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की, पोटेंशियली लिंक टू चेंज इन द फ्लो ऑफ द मॉल्टन आयरन इन द कोर। तीसरा है अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट क्या हो रहा है चेंजिंग मैग्नेटिज्म का। मैग्नेटिज्म जो चेंज होगा, शिफ्ट हो रहा है, मैग्नेटिक पोल में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये अर्थ का नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और जियोग्राफिक पोल, इनके बीच में जो है 11.5 डिग्री का टिल्ट है, ठीक है। और ये जो है ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। मैग्नेटिक की हम बात करेंगे, ये जोग्राफिकल साउथ पोल है और साउथ मैग्नेटिक पोल, जो मैग्नेटिक पोल है उसमें शिफ्ट देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे इससे क्या क्या डिसरप्शन होगा। अगर मैग्नेटिज्म चेंज होता है तो उससे नेविगेशन डिसरप्शन होगा, सैटेलाइट ऑपरेशन में प्रॉब्लम आएगी, पावर ग्रिड के इशू आएंगे, हेल्थ इफेक्ट होंगे। इंक्रीज एक्सपोजर जो होगा, इससे इंक्रीज एक्सपोजर होगा सोलर रेडिएशन का। अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वीकन हो जाती है और उससे हेल्थ इंप्लीकेशन होंगे, ये स्टडी बताती है, रिवील करती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम सोलर वेव्स, तो मैग्नेटिज्म है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोवाइड करती है क्रूशियल प्रोटेक्शन सोलर रेडिएशन से। सन एमिट करते हैं चार्ज पार्टिकल और रेडिएशन जो हार्मफुल है टेक्नोलॉजिकली या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो शील्ड करती है मोस्ट ऑफ द जो सोलर वेव्स है उसे डिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। पर एडिशनली हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट करती है प्रोटेक्टिव वैन एलन बेल्ट अराउंड द प्लैनेट, जो ट्रैप करती है सम ऑफ दिस पार्टिकल, फर्दर रिड्यूस करती है इनके इम्पैक्ट को। जब ये पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड नियर द पोल्स, ये क्रिएट करते हैं ऑरोरास, जो रिलीज करते हैं एनर्जी अवे फ्रॉम द सरफेस। तो ये सोलर विंड आ रही है, जैसे हम ये सोलर विंड आ रही है, ठीक है। तो ये अर्थ जो है, अर्थ के अराउंड जो है ये वैन एलन रेडिएशन बेल्ट क्रिएट होती है, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट क्रिएट होती है। और बोशोक वेव्स, ये मैग्नेटोशीट है, ये हमारी प्रोटेक्शन लेयर है, ठीक है। और ये मैग्नेटोपॉज है। तो मैग्नेटोशीट और मैग्नेटोपॉज, ठीक है। ये हमें अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ लिया। अब ऑरोरास की बात करेंगे तो ऑरोरास जो होते हैं ये रेडिएंट मल्टी कलर्ड बैंड होती है और ग्लोइंग प्लाज्मा जो अपेयर करती है अपर एटमॉस्फेयर में नियर द अर्थ मैग्नेटिक पोल्स। इससे ऑरोरा का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये सोलर स्टॉर्म जो होते हैं और एक्टिविटी जो होती है सन सरफेस में, जैसे कि सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन, ये उसका रिजल्ट होते हैं। तो इससे ये नेचुरल लाइट शो करती है, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं अर्थ के मैग्नेटिज्म से, सोलर फ्लेयर्स के, सोलर विंड और कोरोनल मास इजेक्शन के चार्ज पार्टिकल जो है वो इंटरेक्ट करते हैं मैग्नेटोस्फीयर में, अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में। तो इससे ऑरोरास जो है उसका फॉर्मेशन होता है। चार्ज पार्टिकल जो स्पेस से आते हैं उससे उससे इसका फॉर्मेशन वो कंट्रीब्यूट करते हैं इसके फॉर्मेशन में। तो चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द स्पेस, दिस इवेंट रिलीज वास्ट क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जो ट्रेवल करते हैं मिलियन थ्रू द स्पेस। सम ऑफ दिस पार्टिकल जो इवेंचुअली रीच करते हैं और कंटिन्यू टू ट्रेवल फर्दर इनटू द स्पेस, वाइल अदर जो है फर्दर ट्रेवल इनटू द स्पेस। कुछ जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर, अर्थ में आते हैं और अर्थ के मैग्नेटिज्म से, अर्थ के जियोमैग्नेटिज्म से इंटरेक्ट करते हैं और उससे जो है ऑरोरास का फॉर्मेशन होता है। डिफ्लेक्शन बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मोस्ट ऑफ द चार्ज पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट किया जाते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, जो प्रिवेंट करते हैं इनको अर्थ की सरफेस में इंटर करने से। हाउएवर सम पार्टिकल जो है वो ट्रैप किया जाते हैं मैग्नेटोस्फीयर में और फनल टुवर्ड्स अर्थ पोल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। कोलिजन होता है, कोलिजन विद एटमॉस्फेरिक गैसेस, ये चार्ज पार्टिकल जो है वो डायरेक्ट किए जाते हैं टुवर्ड्स अ पोल, ये कोलाइड करते हैं गैसेस के साथ अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एक्साइटेशन, ये कोलिजन जो है ट्रांसफर करता है एनर्जी टू द एटमॉस्फेरिक गैसेस, ये प्रोसेस को हम एक्साइटेशन कहते हैं। ये सिमिलर टू हीटिंग ऑफ गैस अंटिल इट एमिट्स लाइट, क्रिएटिंग ए स्पेक्टेकुलर नेचुरल फिनोमेना वी ऑब्जर्व एज अ ऑरोरा। तो ये ऑरोरा का फॉर्मेशन इस स्टेज में होता है। पहले तो चार्ज पार्टिकल आते हैं स्पेस से, कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ पार्टिकल का है ना ये जो है उनका कोलिजन होता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ कोलिजन होता है, एक्साइटेशन होता है और लाइट जो है वो एमिट होती है, ऐसे ऑरोरास का फॉर्मेशन होता है।
अब फोर्सेस जो एक्ट में करती है अर्थ में एक्शन में है, ऐसी फोर्सेस जो अर्थ में एक्शन में है। कॉन्फ़िगरेशन जो है अर्थ का वो रिजल्ट है वेरियस प्रोसेस जो ऑपरेट कर रही है विद इन एज वेल एज द आउटसाइड द अर्थ। मल्टीपल फोर्सेस जो अर्थ के क्रस्ट को अफेक्ट करती है। ये प्रोसेस जो है वो कॉज करती है फिजिकल स्ट्रेस और केमिकल एक्शन अर्थ के मटेरियल पे, और ब्रिंग करती है चेंज लाती है कॉन्फ़िगरेशन जो है अर्थ का उस पर, जिसे हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है अर्थ के इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों पे जो है चेंजेस लाती है। ये अर्थ के अंदर और बाहर दोनों जगह एक्शन में रहती है। अंदर में रहती है तो उसे हम एंडोजेनिक बोलते हैं, बाहर रहती है तो एक्सोजेनिक बोलते हैं। एंडोजेनिक वो दो मूवमेंट होती है, एक तो स्लो मूवमेंट और फास्ट मूवमेंट, फास्ट और सडन मूवमेंट। स्लो में आती है एपिरोजेनेटिक होती है, इसे हम कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग कहते हैं। ये वर्टिकल फोर्स होती है, ये या तो अपवर्ड लगेंगी या तो डाउनवर्ड लगेंगी, अपवर्ड लगेंगी या तो डाउनवर्ड लगेंगी। फिर ओरोजेनेटिक होती है, ये हॉरिजेंटल होती है, इसे माउंटेन बिल्डिंग फोर्स कहते हैं। इसमें होता है या तो कंप्रेशन होता है, दोनों एक दूसरे के पास आ रही है, या डाइवर्जेंट होता है, एक दूसरे से दूर जा रही है, और उसे हम टेंशनल फोर्स भी कहते हैं। और फॉल्ट माउंटेन का फॉर्मेशन इससे होता है, और अगर कन्वर्जेंट हो रही है तो कन्वर्जेंट से फोल्ड माउंटेन बनते हैं। फॉल्ट ये हमारा जो है ये अगर डाइवर्जेंट है तो इससे हमारा नॉर्मल फॉल्ट बनेगा। और रिवर्स फॉल्ट मतलब कि अगर दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आ रही है, कन्वर्जेंट हो रहा है, तो इससे हमारा रिवर्स फॉल्ट बनेगा। और प्लेट अगर ब्रिटल है तो उससे भी ब्लॉक माउंटेन बनेंगे, पर ये जो है रिवर्स फॉल्टिंग से बने हैं। फॉल्टिंग जनरली नॉर्मल फॉल्ट हम बोलते हैं, दोनों दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है। पर रिवर्स फॉल्ट होता है जब दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आ रही है, मतलब कन्वर्जेंट फोर्स लग रही है, प्लस प्लेट अगर ब्रिटल है तो प्लेट ब्रेक हो जाएगी और फॉल्ट माउंटेन का क्रिएशन होगा, तो उसे हम रिवर्स फॉल्ट बोलेंगे। फिर ये हो गया हमारा सडन और सडन हो गया। सडन में हमने पढ़ा सडन हो गया और स्लो हो गया। सडन में आता है वॉल्केनिज्म और अर्थक्वेक आते हैं। सडन में वॉल्केनिज्म और अर्थक्वेक आते हैं। स्लो मूवमेंट को हम डायस्ट्रॉफिज्म कहते हैं। तो डायस्ट्रॉफिज्म मतलब स्लो मूवमेंट होता है। डायस्ट्रॉफिज्म के अंदर हमने पढ़ा, और एपिरोजेनेटिक होता है, ओरोजेनेटिक होता है। एपिरोजेनेटिक में अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है, ओरोजेनेटिक में कन्वर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट होता है। अब हम बात करेंगे एक्सोजेनेटिक में आते हैं वेदरिंग आता है, इरोजन आता है और डिपोजिशन आता है। वेदरिंग में आता है फिजिकल वेदरिंग आता है, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग आता है। इरोजन में कौन कौन से एजेंट आता है? रनिंग वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, ग्लेशियर हो गया, वेव्स एंड करंट हो गया, विंड हो गया। डिपोजिशन में बात करेंगे तो रनिंग वाटर जो है वो डिपॉजिट करते हैं, ग्राउंड वाटर का डिपोजिशन, ग्लेशियर जो है वो डिपॉजिट करते हैं, वेव करंट विंड्स, ये जो एजेंट है डिपोजिशन में वर्क करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या है। हाँ, अब हम बात करते हैं इसमें एंडोजेनेटिक फोर्सेस हम इंटरनल फोर्स भी कहते हैं। ये ओरिजिनेट होती है डीप विद इन द अर्थ। ये रिस्पॉन्सिबल है शेप करने के लिए अर्थ के सरफेस को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये तो है वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों हो सकती है, और रिजल्ट होता है इसे या तो सब्सिडेंस होगा, लैंड का अपलिफ्टमेंट होगा, वल्केनिज्म होगी, फॉल्टिंग होगी, फोल्डिंग होगी, या अर्थक्वेक होगा। ये लैंड बेंडिंग फोर्सेस होती है, क्रूशियल रोल प्ले करती है फॉर्मेशन में अर्थ के क्रस्ट के। ये इसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो या तो प्राइमोर्डियल हीट हो गया, रेडियो एक्टिविटी हो गई, टाइडल एंड रोटेशनल फ्रिक्शन हो गया फ्रॉम द अर्थ। इससे रिजल्ट होता है ये फोर्स के क्रिएशन में ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो या तो प्राइमोडियल हीट हो गया, रेडियो एक्टिविटी हो गई, टाइडल और रोटेशनल फ्रिक्शन हो गया। अब बात करेंगे एंडोजेनेटिक फोर्सेज जो होती है वो टू टाइप की होती है, डायस्ट्रॉफिक होती है। डायस्ट्रॉफिक जो होती है इसमें एपिरोजेनेटिक और ओरोजेनेटिक। एपिरोजेनेटिक होती है ये माउंटेन बिल्डिंग फोर्स होती है, ये वर्टिकल लगती है, इसे या तो अपलिफ्टमेंट होगा या एमरजेंस होगा, या सब्सिडेंस होगा या सबमर्जेंस होगा, ठीक है। तो ये एपिरोजेनेटिक फोर्स होती है। ओरोजेनेटिक की बात करेंगे तो इसे माउंटेन बिल्डिंग फोर्स कहते हैं। ओरो मतलब माउंटेन, जेनेटिक मतलब बिल्डिंग। ओरोजेनेटिक ये हॉरिजेंटल फोर्स होती है, वो वर्टिकल थी। अपलिफ्टमेंट, एमरजेंस, सब्सिडेंस और सबमर्जेंस ये आते हैं एपिरोजेनेटिक के अंदर। ओरोजेनेटिक के अंदर हम बात करेंगे तो ओरोजेनेटिक के अंदर आते हैं या तो माउंटेन बिल्डिंग फोर्स होगी, इसमें कन्वर्जेंट आएगा या डाइवर्जेंट आएगा, तो इसमें कंप्रेशन होता है या टेंशनल फोर्स होती है। और दूसरा है सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट जो होता है ये कैटास्ट्रॉफिक प्रोसेस रहती है, वो डायस्ट्रॉफिज्म था। डायस्ट्रॉफिज्म स्लो और डायस्ट्रॉफिज्म सडन और कैटास्ट्रॉफिक फोर्स की बात करेंगे तो ये जो होती है इसे फास्ट मूवमेंट होती है, जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियन कॉन्टिनेंट। बिफोर एग्जामिनिंग हाउ कैसे इंडोजेनेटिक फोर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करती है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट और ओशियन, ये क्रूशियल है रिव्यू करना। ये वेरियस थ्योरीज जो है वो एक्सप्लेन करती है डिस्ट्रीब्यूशन और फॉर्मेशन अर्थ की क्रस्ट का। अंडरस्टैंड करना ये थ्योरीज को एसेंशियल है कॉम्प्रिहेंसिव ग्रास्प डेवलप करने के लिए कैसे कॉन्टिनेंट और ओशियन जो है एग्जिस्टेंस में आए। तो सबसे पहला जो है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। अल्फ्रेड वेगनर ने प्रपोज की थी। अर्थ का क्रस्ट जो है वो उसके टू लेयर है, सियाल और सिमा। अल्फ्रेड वेगनर ने सजेस्ट किया कि ऑल द कॉन्टिनेंट जो है वो पहले है ना जॉइंट थे सुपर कॉन्टिनेंट के फॉर्म में, जिसे उन्होंने पेंजिया कहा, और ये सराउंडेड था एक वाटर बॉडी से जिसे उन्होंने पेंथालसा कहा। पेंजिया जो है वो स्प्लिट हुआ लॉरेशिया में और गोंडवाना में।
लॉरेशिया गोंडवाना, लॉरेशिया जो है ये नॉर्थ और ये साउथ का गोंडवाना दोनों में स्प्लिट हुआ। ये इन्होंने कहा कि दो में स्प्लिट हुआ, नॉर्थ और साउथ में। तो लॉरेशिया गोंडवाना में स्प्लिट हुआ, जिससे जिससे जो प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट है वो एग्जिस्टेंस पे आए। वैगनर ने अल्फ्रेड वैगनर ने एट्रीब्यूट किया जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, इसके लिए दो फोर्स को रिस्पॉन्सिबल कहा। उन्होंने कहा कि पोल फ्ली फोर्स जो अर्थ के रोटेशन से है, और टाइडल फोर्स जो ग्रेविटेशनल पुल जो है सन और मून का, वो उस फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये अल्फ्रेड वैगनर का कहना था। तो अल्फ्रेड वैगनर ने इसके लिए क्या बताया, उन्होंने बताया कि परमियन पीरियड में पेंजिया था, फिर ट्रायसिक पीरियड में ये लॉरेशिया गोंडवाना दोनों अलग अलग बन गए, ब्रेकिंग हुआ। फिर जुरासिक पीरियड में ये कंडीशन रही। क्रेटेशियस पीरियड में फर्दर ब्रेकिंग हुई। ठीक है, ये अफ्रीकन, यूरेशियन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये फिर जो प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स, ये इस फॉर्म में आया है। तो पहले परमियन में कैसा था, ट्रायसिक, जुरासिक, तो ये परमियन, ट्रायसिक, जुरासिक, फिर क्रेटेशियस और फिर प्रेजेंट डे। ठीक है, और कुछ एविडेंस की बात करेंगे, क्या क्या एविडेंस है। फॉसिल्स एविडेंस है ट्रायसिक लैंड रेप्टाइल्स के। ये इसे हम लैंड रेप्टाइल्स जिसे हम बोलते हैं लिस्ट्रोसॉरस। उसके अलावा फॉसिल्स ऑफ द फर्न, ग्लोसोप्टेरिस फर्न के एविडेंस है। ग्लोसोप्टेरिस फर्न के एविडेंस सब जगह मिलते हैं। ठीक है, लिस्ट्रोसॉरस के एविडेंस मिलते हैं। उसके अलावा मीजोसॉरस रेप्टाइल, फ्रेश वाटर रेप्टाइल है मीजोसॉरस, उसके एविडेंस मिलते हैं। उसके अलावा फॉसिल रिमेन है साइनोग्नेथस, ये ट्रायसिक लैंड रेप्टाइल है, अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन ओल्ड। उसके एविडेंस मिलते हैं साउथ अमेरिका और अफ्रीका में। मिलते हैं साइनोग्नेथस। और उसके अलावा हमने बात की कि मीसोसॉरस के एविडेंस मिलते हैं साउथ अमेरिका और अफ्रीका में। ग्लोसोप्टेरिस फंड के एविडेंस सब जगह मिलते हैं, सदर्न कॉन्टिनेंट के जितने भी सदर्न हेमिस्फीयर के कॉन्टिनेंट में। और उसके अलावा लिस्ट्रोसॉरस की एविडेंस, तो लिस्ट्रोसॉरस है, मीजोसॉरस है, ग्लोसोप्टेरिस फंड है, साइनोगिनेथस है, ये एविडेंस है, फॉसिल्स एविडेंस है। एविडेंस की बात करेंगे कॉन्टिनेंटल जिप थ्योरी की एविडेंस की बात करेंगे तो पहला है जिक्सोफिट। जिक्सोफिट मतलब ये देखो कॉन्टिनेंट की जो एंड मार्जिन है वो जॉइंट करते हैं अगर हम तो। दूसरा है सेम एज रॉक। रॉक की एज जो है ब्राज़ील में और वेस्टर्न अफ्रीका, ये ब्राज़ील का कोस्ट हो गया, वेस्टर्न अफ्रीका कोस्ट में रॉक की एज आइडेंटिकल है। तीसरा है ग्लेशियर डिपॉजिट। टिलाइट के डिपॉजिट मिलते हैं जो गोंडवाना है इंडिया में सिक्स डिफरेंट लैंड मास है यहाँ। ये जो है इक्वेटोरियल रीजन में है, इक्वेटोरियल ट्रॉपिक रीजन में है, पर यहाँ जो है ये हमें ग्लेशियर के एविडेंस मिलते हैं। तो ग्लेशियल टील के एविडेंस हो गया, जिक्सॉफिट हो गया, सेम एज के रॉक है। उसके अलावा प्लेशियर डिपॉजिट, तो ये यहाँ जो है गाना में रिवर है, वहाँ प्लेशियर डिपॉजिट मिलते हैं, मतलब गोल्ड के डिपॉजिट मिलते हैं, जबकि यहाँ गोल्ड बियरिंग एरिया जो है वो ब्राज़ील में है। तो ये बताता है कि यहाँ जो है रिवर यहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी और ये दोनों जुड़े हुए थे, तो ये प्लेशियर डिपॉजिट। उसके बाद फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ लिया, ग्लोसोप्टेरिस फन, मेजोसॉरस फन, मेजोसॉरस फॉसिल। उसके बाद है कार्बोनेशियस ग्लेशिएशन। तो एविडेंस है ग्लेशिएशन का ब्राज़ील में, फॉकलैंड में, साउथ अफ्रीका में और इंडिया में, जो शो करता है कि जो अभी ट्रॉपिकल एरिया में यहाँ ग्लेशिएशन हुआ। तो एक टाइम पे जो है ये सदर्न हेमिस्फीयर में पोल के पास ये थे। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि ये सब जो है एविडेंस है। तो क्या क्या एविडेंस है, जिक्सॉफिट है, सेम एज के रॉक है, ग्लेशियर डिपॉजिट है, प्लेशियर डिपॉजिट है, फॉसिल्स के डिस्ट्रीब्यूशन और कार्बोनिफेरस के ग्लेशिएशन। क्रिटिसिज्म की बात करेंगे तो क्रिटिसिज्म क्या है, इनसफिशिएंट फोर्स। कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, इन्होंने कहा कि पोल फ्ली फोर्स है, टाइडल फोर्स है, तो वो कंप्लीट नहीं है, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं है इनका, इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन है। और अनजस्टिफाइड ड्रिफ्ट डायरेक्शन लेग्ड किया है, इसने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है क्यों स्पेसिफिक डायरेक्शन में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्यों हुआ है, तो उसके लिए फैक्टर जो है एक्यूरेट नहीं है। ये मॉडल जो है इनएक्यूरेट है, इनएक्यूरेट मॉडल ऑफ कॉन्टिनेंट ऑन द फ्लूइड सर्फेस, सियाल और सीमा का जो कॉन्सेप्ट है वो आउटडेटेड है। मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग बताती है कि लिथोस्फेरिक प्लेट जो है फ्लोट कर रही है ऑन द एस्टेनोस्फीयर। तो सियाल सीमा का कॉन्सेप्ट जो है वो आउटडेटेड हो चुका है, तो ये वन ऑफ द इशू है। तो ये हमने क्रिटिसिज्म पढ़ा, क्रिटिसिज्म में कि इन फोर्सेस के बारे में नहीं बताया है, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं है, डायरेक्शन क्यों इस डायरेक्शन में, कि किसी डायरेक्शन में गया तो क्यों गया, और कौन मॉडल जो एक्यूरेटली नहीं बताता है कि कौन कौन सी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल थी, और ये जो आउटडेटेड कॉन्सेप्ट सियाल सीमा का जो कॉन्सेप्ट है वो आउटडेटेड हो चुका है, तो उसके बारे में बताता है। उसके बाद बात करेंगे कन्वेक्शन करंट थ्योरी।
कन्वेक्शन करंट थ्योरी की बात करेंगे तो ये आर्थर होम्स ने दिया है 1930 में। ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि कन्वेक्शन करंट जो है आज की मेंटल में वो ड्राइव करता है, कंटेंट के मूवमेंट को ड्राइव करता है। तो ये मेंटल में जो है कन्वेक्शन करंट आते हैं, इसका मूवमेंट होता है, ये डाइवर्जेंट फोर्स की तरह अप्लाई होते हैं और प्लेट को डाइवर्ज करते हैं और एक साइड पे दूसरी साइड पे कन्वर्ज करते हैं। तो कन्वर्जेंट टू डाइवर्जेंट मूवमेंट जो होता है, ये कन्वेक्शन करंट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है। ये करंट जो है अराइज करता है फ्रॉम थर्मल डिफरेंस जो है कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अर्थ के मेंटल में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उससे थर्मल डिफरेंस होने के कारण जो है ये कन्वेक्शन करंट बनते हैं। हीट सोर्स रिलायबिलिटी क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म इसका ये है कि हीट सोर्स रिलायबिलिटी, ये हीट का सोर्स इतना रिलायबल नहीं है। इसका ये कहना है कि आज के इंटीरियर में हीट सोर्स रिलायबिलिटी का इशू है और फॉर्मेशन जो है कन्वेक्शन करंट का विदाउट एडिक्वेट हीट, फॉर्मेशन कन्वेक्शन करंट का वो क्वेश्चनेबल है। विदाउट एडिक्वेट हीट कन्वेक्शन करंट का जो फॉर्मेशन है वो क्वेश्चनेबल है। डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, कन्वेक्शन करंट थ्योरी जो है उसने वेव किया है वेव द वे द डेवलपमेंट ऑफ सी फ्लो स्प्रेडिंग। कन्वेक्शन करंट ने जो है वो सपोर्ट किया है और इम्पेटस दिया है, पेव किया है वे डेवलपमेंट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग की। अब हम बात करेंगे कन्वेक्शन करंट हो गया, अल्फ्रेड वेगनर की सी फ्लो अल्फ्रेड वेगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो गया, ठीक है। कन्वेक्शन करंट थ्योरी आर्थर होम्स की 1930 में। उसके बाद हम पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग को हैरी हेस ने प्रपोज किया है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग ये एक्सप्लेन करती है कैसे सी फ्लोर जो है वो चेंज हो रहा है, सी का फ्लोर जो है वो चेंज हो रहा है। मैग्मा जो है मिड ओशियन रिज में आ रहा है, फॉर्म कर रहा है न्यू सी फ्लोर और पुश कर रहा है टेक्टोनिक प्लेट को, डाइवर्जेंट मूवमेंट आ रहा है, पुश कर रहा है प्लेट को डाइवर्ज कर रहा है, सबडक्शन हो रहा है। जो अदर एंड जो है प्लेट्स के अदर एंड जो है जैसे यहाँ से जो है मैग्मा राइज कर रहा है, ये दोनों ओशियन की फ्लोर जो है वो डाइवर्ज कर रही है और यहाँ जो है ओशियन की प्लेट जो है वो सबमर्ज कर सबडक्शन हो रहा है इसका, ये कन्वर्ज कर रही है कॉन्टिनेंटल प्लेट से कन्वर्ज कर रही है और ओशियन प्लेट जो है उसका सबवर्जेंस हो रहा है, सबमर्जेंस हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है। ऐसे यहाँ भी हो रहा है, यहाँ जो प्लेट है ओशियन प्लेट जो है वो सबडक्ट कर रही है और यहाँ ट्रेंचेस फॉर्म हो रहे हैं, ये सबडक्शन जोन है, इसे हम बेनोइफ जोन भी कहते हैं। ये बेनोइफ जोन है, सबडक्शन जोन है और सबडक्शन होने के कारण जो है ये अर्थ क्रस्ट जो है उसमें वाइब्रेशन हो रहे हैं, ऑसिलेशन हो रहे हैं, अर्थक्वेक का फॉर्मेशन हो रहा है, अर्थक्वेक का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हेनरी एस ने कहा कि सी फ्लो स्प्रेडिंग हो रही है। ये जो हम बात करेंगे अर्थ, ये मिड ओशियनिक रिज है, ये मिड ओशियनिक रिज जो है, ये रिज जो है, ये रिज जो है यहाँ जो है क्रस्ट की एज जो है यंगेस्ट होगी और जितना हम इस रिज से दूर जाएंगे तो एज जो है वो बढ़ती जाएगी। और ये जो सी फ्लोर है उसकी एज 300 मिलियन ईयर से ओल्ड नहीं होती है जनरली, ठीक है। एविडेंस की बात करें सी फ्लो स्प्रेडिंग की तो एज जो ओशियनिक क्रस्ट, रेडियोमेट्रिक डेटिंग से हमें ये पता चला है, सेडिमेंट की थिकनेस, रेडियोमेट्रिक डेटिंग करें या डेटिंग से हमें पता चलता है कि मिड ओशियन रिज के पास जो वो रॉक है वो यंग है और जैसे हम मिड ओशियन रिज से दूर जाते हैं तो रॉक की जो एज है वो ओल्ड होती जाती है। ओल्डेस्ट है कॉन्टिनेंट की मार्जिन पे, जो कॉन्टिनेंट मार्जिन मतलब इस एरिया में, जो इस एरिया में मतलब जो सी फ्लोर जो कॉन्टिनेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, यहाँ जो एज है वो ओल्डेस्ट है और ये जो मिड ओशियन रिज है यहाँ यंगेस्ट एज है। उसके बाद है सेडिमेंट की थिकनेस, सेडिमेंट की थिकनेस वो थिनर है, रिज के पास थिनर है और थिक हो जाती है जब से हम जैसे हम कॉन्टिनेंट के पास बढ़ते हैं तो कॉन्टिनेंट के पास जो मिड ओशियन रिज है उसकी थिकनेस जो ओशियन फ्लोर है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। फिर हीट फ्लो मेजरमेंट, हाई हीट फ्लो रिज, रिज में जो हीट का फ्लो होता है, हाई टेम्परेचर होता है मिड ओशियन रिज के पास, ये इंडिकेट करता है कि न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, राइजिंग मैग्मा हो रहा है, मैग्मा का राइजिंग हो रहा है। दूसरा है टेम्परेचर से हमें पता चला हीट फ्लो। दूसरा है डिक्रीज हो रहा है हीट फ्लो विद द डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस रिज से डिस्टेंस बढ़ती है, ये रिज है, रिज से जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ती है तो हीट फ्लो जो है डिक्रीज होता है। फिर हम बात करते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप्स ऑफ द ओशन फ्लोर। तो ये कहा जाता है कि सी फ्लोर जो है ऐसा मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर है, सी फ्लोर जो है वो मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर है। तो पहले हमने पढ़ा एज के बारे में, एज जो है, दूसरा हमने पढ़ा हीट के बारे में, तीसरा है हमारा मैग्नेटिक स्टेप्स, मैग्नेटिक स्टेप्स ऑन द ओशन फ्लोर, मैग्नेटिक स्टेप्स ऑन द ओशन फ्लोर। तो ओशन फ्लोर जो है उसमें ये ओशन ओशन रिज है, रिज से हम जैसे दूर जाएंगे तो दोनों साइड में सिमेट्रिक मैग्नेटिक स्टेप बनेंगी। तो ये दोनों जो है ये मैग्नेटिक स्ट्रिप मतलब ये जो सॉलिडिफिकेशन हुआ, ये दोनों रॉक जो है दोनों रिज से इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये दोनों जो है रॉक जो सॉलिडिफाई हुए, ये दोनों रॉक जो जब सॉलिडिफाई हुए तो अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल था उसी डायरेक्शन में ये दोनों रॉक जो है सॉलिडिफिकेशन हुआ, तो इनका मैग्नेटिज्म जो है ये प्रीवियस जो अर्थ का मैग्नेटिक मैग्नेटिक पोल है उससे अलाइन करता है। और फिर ये दोनों इससे दूर जो ये दोनों है, ये बी, ये दोनों बी पॉइंट जो है, ये बी पॉइंट जो है दोनों, इनका मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, जो उस टाइम पे जब ये रॉक सॉलिडिफाई हुई उस टाइम पे जो था उससे था। तो ये बताता है कि मैग्नेटिक रिवर्सल और सिमेट्रिक पैटर्न, तो ये दोनों सिमेट्रिक पैटर्न
ये दोनों का सिमेट्रिक पैटर्न है, ये दोनों का सिमेट्रिक पैटर्न है, ठीक है। और मैग्नेटिक रिवर्सल, तो आज की मैग्नेटिक फील्ड में जो रिवर्सल हुआ है उसको ये जो है कोरोबोरेट करता है, मतलब उसको जस्टिफाई करता है, ठीक है। फिर उसके बाद है सीज्मिक एक्टिविटी। द अर्थक्वेक के डिस्ट्रीब्यूशन, मिड ओशियनिक रिज में अर्थक्वेक के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्म जो है उसके बारे में, अर्थक्वेक जो होता है वो हमें कोरोबोरेट करता है कि ये डाइवर्जेंट मूवमेंट है। और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट भी हम देखते हैं, जैसे अमेरिकन कोस्ट में, सैन एंड्रियास फॉल्ट में जो है मूवमेंट हो रहा है ट्रांसफर्स, मतलब दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों जो है एक दूसरे को जो है रबिंग एंड ग्राइंडिंग हो रही है, स्लाइड पास से इचतर कर रहे हैं, स्लाइड पास से इचतर कर रहे हैं, तो इसको हम ट्रांसफर्स बाउंड्री बोलते हैं। तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट आते हैं, तो हमने क्या पढ़ा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या पढ़ा हमने, एक तो एज, ओशनिक क्रस्ट की एज, हीट का फ्लो मेजरमेंट, मैग्नेटिक स्टेप्स और सिस्मिक एक्टिविटी, ये सब हमें जो है कोरोबोरेट करती है, सपोर्ट करती है कि अर्थ का जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग को कंफर्म करती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, अर्थ का लिथोस्फीयर जो है वो मूव कर रहा है और चेंज हो रहा है, इसको ये कंफर्म करती है। ये कहती है, ये जो प्लेट है, ये प्लेट जो है ये क्या बताती है, ये कंबाइन करती है आइडिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का और सी फ्लोर स्प्रेडिंग के आइडिया को कंबाइन करती है और प्लेट टेक्टोनिक के आइडिया को सपोर्ट करती है। ये क्या बता रही है कि ये जो है यहाँ से कन्वेक्शन करंट निकल रहा है, प्लेट जो है डाइवर्ज कर रही है, यहाँ जो है ओशन फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, रिजेस है, ये रिजेस है, ओशन फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, यहाँ डाइवर्जेंट प्लेट बन रही है, ठीक है। यहाँ जो है सबडक्शन होगा, यहाँ ट्रेंचेस बनेंगी, यहाँ भी ट्रेंच बन रही है क्योंकि ओशन प्लेट जो उसका सबडक्शन हो रहा है, ट्रेंच बनेगी। ओशन प्लेट जो है उसका अगर सबडक्शन होता है, ये है कॉन्टिनेंट और ये जो है ओशन प्लेट है, ये ओशन प्लेट जब सडक करेगी तो इससे जो है सबसे पहले ये जो है इससे वॉल्केनिक इरप्शन होगा और यहाँ वॉल्केनिक आर्क बनेगा और इसके पीछे यहाँ जो है टेक्टोनिक आर्क बनेगा, जो ये सेडिमेंट से उसका कन्वर्जेंस होगा और टेक्टोनिक आर्क बनेगा। तो वॉल्केनिक आर्क बनेगा, टेक्टोनिक आर्क बनेगा, वॉल्केनिज्म जो होता है वॉल्केनिक आर्क बनेगा, टेक्टोनिक आर्क बनेगा, ठीक है। तो और उससे पहले अगर दो ओशियनिक प्लेट है, ये दो ओशियनिक प्लेट है, इसमें जो हैवी है और डेंस है वो सबसिडेंस होगा, उसका सबडक्शन होगा और उस टाइम पे ओशन के बीच में जो बनेगा उसे हम आइलैंड आर्क बोलेंगे। तो ओशन के बीच में बना तो आइलैंड आर्क, कॉन्टिनेंट में बना तो उसे हम बोलेंगे वॉल्केनिक आर्क और सेडिमेंट के स्क्वीजिंग से बना तो उसे हम बोलेंगे टेक्टोनिक आर्क, ठीक है। और ये सबके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हमारा जापान और साउथ ईस्ट एशियन में जो आइलैंड्स है, इंडोनेशिया और वो जो आइलैंड है वो इसी तरीके से बने हैं, ओशन और ओशन कॉन्टिनेंट के कन्वर्जेंस से, ठीक है। और या तो फिर जो है हॉटस्पॉट एक्टिविटी से बने हैं, हॉटस्पॉट एक्टिविटी से बने हैं, जैसे कि मैदागास्कर का आइलैंड, रीयूनियन आइलैंड जो है वो हॉटस्पॉट एक्टिविटी से बना है, रीयूनियन आइलैंड। ये हमारा हो गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये थ्योरी हेल्प करती है एक्सप्लेनेशन देने में माउंटेन के फॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थक्वेक का, वोल्केनो का, उसके बारे में। प्लेट टेक्टोनिक ये इवोल्यूशन के बारे में बताती है, इवोल्यूशन फ्रॉम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग फ्रॉम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये थ्योरी जो प्रपोज करती है कैसे अर्थ का कॉन्टिनेंट जो है वो एक टाइम पे यूनाइटेड था सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया में, और कैसे सिग्निफिकेंटली मूव किया जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। ये क्रूशियल है अंडरस्टैंड करने के लिए कि अर्थ का कॉन्टिनेंट जो वो स्टैटिक नहीं है और ये शिफ्टिंग या ड्रिफ्टिंग हो रहा है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग ने बताया कि सी का फ्लोर जो है वो स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने कॉन्टिनेंट के बारे में बताया कि अर्थ का कॉन्टिनेंट जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग ने बताया कि सी का फ्लोर जो है वो डायनेमिक है, ठीक है। और प्लेट टेक्टोनिक ने कंबाइन किया, उन्हें बताया कि अर्थ का क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट दोनों जो है वो डायनेमिक है और अर्थ जो है उसमें जो है प्लेट के फॉर्म में मूवमेंट होता है। तो माइक्रो प्लेट्स और मेजर प्लेट है और माइक्रो प्लेट्स है, ये प्लेट का मूवमेंट होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है। और जहाँ दो प्लेट कंबाइन इंटरेक्ट करती है, ये दो प्लेट इंटरेक्ट करती है तो यहाँ बीच में जो ग्लेशियर, ये जो जियो सिंक्लाइन है, यहाँ जो सेडिमेंट्स है, ये सेडिमेंट्स का स्क्वीजिंग होगा और उससे जो है एक आर्क बनेगा जिसे हम टेक्टोनिक आर्क कहते हैं। ये टेक्टोनिक आर्क जो है ये माउंटेन के फॉर्म में रहता है, तो इससे माउंटेन की बिल्डिंग होती है, तो इसको हम ओरोजनी बोलते हैं। तो यही प्रोसेस को ओरोजनी बोलते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है ओरोजनी को डिस्क्राइब करता है कैसे कि माउंटेन बिल्डिंग का फॉर्मेशन हुआ है, और साथ ही साथ ये बताता है कि कैसे अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनिज्म आते हैं। फॉर एग्जांपल दो प्लेट जो है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये ओशियनिक प्लेट है, ये ओशियनिक प्लेट जो है सबसाइड करेगी, ठीक है, इसका सबसिडेंस होगा। तो सबसिडेंस होगा तो क्या होगा, ये अर्थ के जो क्रस्ट एस्थ्रोनोस्फीयर में एंटर करेगी, इसकी मेल्टिंग होगी, ये ओशियनिक प्लेट की मेल्टिंग होगी, ये वॉल्केनिज्म आएगा और इससे जो है वॉल्केनिक आर्क बनेगा, तो ये वॉल्केनिज्म हुआ। ये वॉल्केनिज्म को एक्सप्लेन करता है कैसे वॉल्केनिज्म होता है। और साथ ही साथ जो है इसमें जो है
फोकस क्रिएट होंगे। तो शैलो फोकस, डीप फोकस और अर्थक्वेक, इंटरमीडिएट फोकस क्रिएट होंगे, इससे अर्थक्वेक होगा। तो कैसे जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताती है कैसे अर्थक्वेक होता है और कैसे जो है वोल्केनिज्म होता है। और ये प्लेट मूवमेंट के बारे में बताती है, मैकेनिज्म क्या डिवाइड है और रिस्पॉन्सिबल उसके बारे में बताती है। तो इसमें तीन फोर्सेज होती है, एक तो होती है कन्वर्जेंट फोर्स, अगर दो प्लेट कन्वर्ज कर रही है तो। दूसरा होता है डाइवर्जेंट, दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है। एक होता है ट्रांसफॉर्म फोर्स। कन्वर्जेंट मतलब दो प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा तो स्क्वीजिंग होगी, माउंटेन बिल्डिंग होगी, या तो वॉल्केनिज्म होगा। डाइवर्जेंट की बात करते हैं, दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, तो यहाँ सी मिड ओशियनिक रीजन में क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रही है। ट्रांसफर्स क्या हो रहा है, यूएसए की कोस्ट पे हम बात करते हैं सैन एंड्रियास फॉल्ट, और जो अर्थक्वेक आया था टर्की में एनातोलिया में, ठीक है। और जो सगाइंग फॉल्ट है, सगाइंग फॉल्ट जो म्यांमार में है, तो यहाँ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बन रही है। अब हम उसके बाद बात करेंगे मेजर और माइनर प्लेट्स की बात करेंगे। तो प्लेट बाउंड्री बनती है, एक तो डाइवर्जेंट होती है जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, जैसे कि रिफ्ट वैली में हम देख रहे हैं। रिफ्ट वैली का एग्जांपल है, हम अफ्रीका में देखें तो अफ्रीका में जो है लेक तुर्काना योगा, यहाँ अफ्रीका, ये अफ्रीका है, तो यहाँ तुर्काना योगा, अल्बर्टा, टांगानिका, मलावी, ये सब जो है लेक जो है ये रिफ्ट वैली में आते हैं। साथ ही ये रिफ्ट वैली का जो है पोर्शन एक्सटेंड होता है गल्फ ऑफ कच्छ में भी, और यहाँ जो है डेड सी में भी जाता है, इसराइल डेड सी जॉर्डन में जाता है। तो ये तीन ब्रांचेस है, इसे हम थ्री नोट्स बोलते हैं। ये तीन नोट्स में, ये नोट्स में जो है डाइवर्जेंट प्लेट है। तो ये रिफ्ट वैली है, पर ये याद रखना है लेक विक्टोरिया जो है अफ्रीका में वो रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो डाइवर्जेंट प्लेट हो गई। डाइवर्जेंट प्लेट में देखो, डाइवर्जेंट प्लेट कब हो सकती है, ये एक सिंपल एक प्लेट है, यहाँ से कन्वेक्टिव एक्टिविटी आ रही है, कन्वेक्शन मूवमेंट हो रहा है, तो अर्थ के इंटीरियर से कन्वेक्शन एक्टिविटी हो रही है, ये प्लेट को ब्रेक करेगी, इसका इंट्राक्रस्टल थिनिंग होगा, ये प्लेट की थिनिंग होगी। ग्रेजुअली ये थिनिंग थिनिंग कर करके ये प्लेट को पूरी खा जाएगी, और ये प्लेट के बीच में ये एक बड़ी प्लेट का गैप आ गया, और इससे बन गया, ये एक बन गया नासेंट सी बन गया। तो रेड सी जो है इसका एग्जाम्पल है। एक प्लेट जो है अफ्रीका जो है पूरा कॉन्टिनेंट जुड़ा हुआ था, ये अफ्रीका अरेबिया एक टाइम पे जुड़ा हुआ था, फिर ये क्या हुआ, इंट्राक्रस्टल थिनिंग हुई, ब्रेकिंग हुई, और रेड सी एग्जिस्टेंस में आया, और ये नासेंट सी है, एग्जाम्पल है नासेंट सी का, ठीक है। तो रिफ्टिंग से हुई है। तो रिफ्टिंग जो है एक तो पहली ओशियन में भी हो सकती है, कॉन्टिनेंट भी हो सकती है, ओशियन कॉन्टिनेंट दोनों में हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गए डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का एग्जांपल है मिड ओशियनिक रिज, मिड ओशियनिक रिज इसका एग्जांपल है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग है और रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन, ठीक है, ये इसके एग्जांपल है डाइवर्जेंट प्लेट के, ठीक है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली इनिशियल अपलिफ्ट होता है, रिफ्टिंग होती है, और वॉल्केनिज्म एंड सेडिमेंटेशन होता है। ये एग्जांपल है अफ्रीकन रिफ्ट वैली का, ये हमने पढ़ लिया, तुर्काना योगा, अल्बर्टा, टांगानिका, मलावी। थिनिंग हो रही है, थिनिंग हो रही है, ये आ रही है, ये ग्रेजुअली जो है ये नासेंट सी बना, और फिर ये लार्ज ओशियन बन जाएगा। तो ओशियन भी ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट में क्या होता है, दो प्लेट जो है एक दूसरे के पास आ रही है, तो उससे कन्वर्जेंट फोर्स बनेगी। इस पर ओशियन ओशियन का कन्वर्जेंस हो सकता है, ओशियन कॉन्टिनेंट का, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का। हम बात करें ओशियन, अब हम इससे बात करते हैं ओशियन ओशियन का कन्वर्जेंस की बात करेंगे। अगर दो ओशियन का कन्वर्जेंस होगा तो उसमें क्या होगा, जो हैवी है वो सबडक्ट करेगी, और उससे वॉल्केनिक, इससे हमें जो बनेगा आइलैंड आर्क बनेगा। बीचों बीच में अगर आइलैंड बना हुआ है तो वो आइलैंड आर्क बोलते हैं उसे। जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया में कई सारे आइलैंड्स है वो ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। तो यूरेशियन यूरेशियन प्लेट है, और ये पैसिफिक प्लेट है। तो पैसिफिक प्लेट जो है वो ओशियनिक प्लेट है, यूरेशियन प्लेट की जो एजेस है उस पर अगर उसमें सबडक्शन होता है, तो ये क्या होता है, ओशन ओशन का कन्वर्जेंस हो रहा है, तो इससे जो प्लेट बन रही है वो आइलैंड आर्क भी हो सकते हैं और वॉल्केनिक आर्क भी हो सकते हैं। तो इससे आइलैंड्स बने हुए हैं। तो पैसिफिक रीजन में देखे गए हैं, साउथ ईस्ट एशिया में देखा गया है, तो ये आइलैंड आर्क है। उसके अलावा गैलापेगोस जो है ये उसका रेमिनेंट्स है। तो ये कन्वर्जेंट प्लेट में हो गया। ओशन ओशन कन्वर्जेंस, जो हैवी होगी वो सबडक्ट करेगी, डिसेंड होगी, उससे जो है आइलैंड आर्क और वॉल्केनिक आर्क बनेगा, ओशन ट्रेंचेस बनेंगी, ठीक है, ओशियन ट्रेंचेस बनेंगी। एग्जाम्पल इसका हमारा हम देखते हैं, मरियाना ट्रेंच हो गया, अलूशन हो गया, जापानीज हो गया, फिलीपींस हो गया। फिर है ओशियन कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। तो ओशियन कॉन्टिनेंट में एक साइड पे ओशियन है, एक साइड पे कॉन्टिनेंट है। तो ओशियन प्लेट जो है ये ओशियन प्लेट है, मान लो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ओशियन प्लेट जो है वो सबडक्ट करेगी। फिर से क्या होगा कि ओशियन प्लेट सबडक्ट करेगी, इसको जो है मेल्टिंग होगी, और फिर जो है यहाँ ये टेक्टोनिक आर्क एंड वॉल्केनिक आर्क बनेगा। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, हिमालय हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो यहाँ रॉकीज में देखो, एंडीज में देखो, ये एंडीज है, मान लो ये एंडीज है, उसके अंदर जो है वॉल्केनिक आर्क भी है। एग्जाम्पल माउंट कोटोपैक्सी, चिम्बोराजो, वो इसके एग्जाम्पल है। तो ये एंडीज पे देखो, एंडीज में एग्जाम्पल है, नास्का प्लेट जो है वो
नास्का प्लेट जो वो सबडक्ट कर रही है अंदर द साउथ अमेरिकन प्लेट, नास्का प्लेट का सबडक्शन हुआ है। और रॉकीज़ के केस में, यहाँ रॉकीज़ के केस में जो है फ्लोरिड फारालॉन एंड जुआन दे फुका प्लेट, फारालॉन एंड जुआन द फुका प्लेट हमने पढ़ी है। तो फारालॉन जुआन दे फुका प्लेट का सबडक्शन हो रहा है, तो इससे वॉल्केनिक यहाँ जो है टेक्टोनिक आर्क बनी, यहाँ टेक्टोनिक आर्क बनी, और यहाँ एग्जांपल है वॉल्केनिक आर्क के भी। तो ये कोटोपेक्सी, चिम्बोराजो और अदर एलिमेंट, अदर जो है सेंट फेंड्रियास, सेंट फर्नांडिस, ये सब जो है कन्वर्जेंट प्लेट के एग्जांपल है। तो रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, हिमालय हो गया, ये इसके एग्जांपल है। तो कन्वर्जेंट हो गया, कन्वर्जेंट में कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट के कन्वर्जेंस से जो है माउंटेन बने हैं, माउंटेन बिल्डिंग हुई है। माउंटेन बिल्डिंग इससे फोल्ड माउंटेन बनते हैं, तो हिमालय है, रॉकीज है, एंडीज है, एल्प्स है, एल्ब्रूस है, जेग्रोस है। जेग्रोस कहाँ है? ये जो है ईरान है, ईरान की यहाँ एल्ब्रूस है, यहाँ जेग्रोस है, तो ये जेग्रोस है। तो ईरान है और एपेलेशियन है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। अब उसके बाद बात करेंगे, थर्ड है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस। दो कॉन्टिनेंट कन्वर्ज करते हैं, तो जो हैवी होता है इस पे सबडक्शन नहीं होता है, पर ये जो जियो सिंक्लाइन है, बीच में जो डिप्रेशन है, दो दो लैंडमार्क्स के बीच में जो डिप्रेशन है, उसका स्क्वीजिंग, वो जो है स्क्वीज करेगा, जो फ्रेगमेंट्स है, डेट्रिटस है और सेडिमेंट्स है, उसको स्क्वीज करेगा, अब फोल्डिंग करेगा और माउंटेन बिल्डिंग होगी, उसे हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। तो कोलिजन होगा, प्लेट्स का कोलिजन होगा, एक्रेशन होगा, सबडक्शन होगा, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होगा और लेयरिंग होगी, डबल लेयरिंग इफेक्ट इसे हम कहते हैं। और ऐसे थिक माउंटेन बनेंगे। तो हिमालय में जो है ऐसे ही हुआ है, हिमालय में भी ये हिमालय में ये भी हुआ है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों का कन्वर्जेंस हुआ है, तिब्बतन प्लेट ही बना है, हिमालय बना है। फिर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट की बात करेंगे। कन्वर्जेंट में हमने पढ़ा कि ओशन ओशन का हो सकता है, ओशन कॉन्टिनेंट का हो सकता है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का हो सकता है, और तीनों के हमने एग्जाम्पल पढ़ लिए। उसके बाद हमें वर्ल्ड मैप ध्यान में रखना है इसके लिए। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट की बात करेंगे, तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट क्या होता है? जब दो प्लेट जो है एक दूसरे से स्लाइड स्लिप कर रही है, कन्वर्ज नहीं कर रही, डाइवर्ज नहीं कर रही, स्लाइड पास ईच अदर कर रही है। एग्जांपल है सैन एंड्रियास फॉल्ट है, नॉर्थ एंटोनियो फॉल्ट है, सैन एंड्रियास फॉल्ट है सिलिकॉन वैली में, ठीक है। तो ये दोनों जो है, अगर ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ये है एक्टिव एक्टिव फॉल्ट है, ये एक्टिव वो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अगर दोनों एक दूसरे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये प्लेट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, फॉर एग्जांपल ये प्लेट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, ये प्लेट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, पर ये ए है और ये बी है, ए की वेलोसिटी ज़्यादा है बी से, तो ये क्या होगा, दोनों के बीच में जो है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बनेगा, और ये जो है पैसिव फॉल्ट बनेगा। तो एक्टिव ट्रांसफॉर्म फॉल्ट भी हो सकता है, पैसिव ट्रांसफॉर्म फॉल्ट भी हो सकता है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्लूम क्या होता है। अगर कहीं पहले से हॉटस्पॉट एग्जिस्ट करता है, और अगर प्लेट उसके ऊपर से गुजरेगी, तो ये जहाँ जहाँ से ये प्लेट गुजरेगी वहाँ जो है वोल्केनिक इरप्शन होगा, और वहाँ जो है वोल्केनिक इरप्शन होगा, और ऐसा स्ट्रक्चर का डेवलप होगा, प्लेटी या प्लेन का, वोल्केनिक प्लेटी और वोल्केनिक प्लेन का डेवलपमेंट होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि कोलंबियन स्नेक प्लेटी जो है वो इसका एग्जांपल है, कोलंबियन स्नेक है, और ऐसा हमें पता चलता है कि अमेरिकन प्लेट जो है उसका मूवमेंट हो रहा है, अमेरिकन प्लेट का मूवमेंट हो रहा है। वैसे ही जो है रियूनियन आइलैंड और इंडिया में जो है डेक्कन प्लेट्यू, वो जो है हॉटस्पॉट से निकला है। हॉटस्पॉट जो है जहाँ आज के टाइम पे रियूनियन और मेडागास्कर है, वहाँ हॉटस्पॉट है। तो वहाँ से जब इंडियन प्लेट जो है नॉर्थवर्ड और नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट कर रही थी, तो जब डेक्कन प्लेट्यू उधर था, डेक्कन प्लेट्यू जहाँ वहाँ से मूव कर रहा था, तो डेक्कन प्लेट्यू में इरप्शन हुआ क्रिटेशियस पीरियड में। तो ये एग्जाम्पल है कि कैसे हॉटस्पॉट मैग्नेटिक प्लूम और हॉटस्पॉट एक्टिविटीज़ होती है। लिमिटेशन की बात करिए तो ये थ्योरी जो है प्लेट टेक्टोनिक की, ये बताती है कि मूवमेंट ऑफ प्लेट लार्जली एट्रीब्यूटेड है मैग्नेटिक कन्वेक्शन के लिए, कन्वेक्शन फोर्सेज जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाउएवर ये एक्सप्लेनेशन जो है फुली अकाउंट नहीं करता है फिनोमेना जैसे कि वॉल्केनिक हॉटस्पॉट जो कॉज्ड हुआ है ड्यू टू मैग्नेटिक प्लूम्स राइजिंग हॉट, तो मैग्नेटिक प्लूम को ये इफेक्टिवली एक्सप्लेन नहीं करता है। मैग्नेटिक प्लूम जो है ये लार्ज कॉलम ऑफ हॉट मोल्टन रॉक जो है दैट राइज फ्रॉम द डीप, अर्थ के मेंटल से ये जो है मैग्नेटिक प्लूम राइज होते हैं। हीट सोर्स क्या होता है, रेडियोएक्टिव डीके और रेजिडुअल हीट जो है प्राइमोर्डियल हीट, वो उसके लिए ये फोर्सेज वो जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फंक्शन की बात करेंगे तो ये जैसे राइज करते हैं, ये मेल्ट करते हैं, रॉक को मेल्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं मैग्मा को सरफेस में, और क्रिएट करते हैं वॉल्केनो। रोल ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स का रोल, रोल इन प्लेट टेक्टोनिक्स, इसका क्या रोल है? ये एक तो हॉटस्पॉट, और ये रिफ्ट करते हैं और प्लेट को ब्रेक करते हैं। उसके अलावा फॉर्मेशन, डेक्कन ट्रैप के फॉर्मेशन की बात करेंगे तो 60 मिलियन ईयर अगो मैसिव वॉल्केनिक इरप्शन हुआ फ्रॉम द रीयूनियन हॉटस्पॉट से, जब आ रहे थे डेक्कन प्लेट्यू आ रहा था, तो डेक्कन ट्रैप वॉल्केनिक इरप्शन हुआ वहाँ। और करंट लोकेशन में इंडिया जो जैसे ड्रिफ्ट किया नॉर्थवर्ड,
तो ये हॉटस्पॉट से पास हुआ, तो ये बेनीथ रियूनियन आइलैंड, जहाँ आज के टाइम पे रियूनियन है, वहाँ वहाँ से जब हम निकल रहे थे, हमारा इंडियन प्लेट निकल रही, तो वहाँ जो है वॉल्केनिक हॉटस्पॉट के ऊपर से हम निकले, तो हमारा यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और रियूनियन आइल वो हमारे यहाँ इंडियन प्लेट्यू, हमारे यहाँ डेक्कन प्लेट्यू बना है। ठीक है, तो हमने डाइवर्जेंट प्लेट पढ़ ली, कन्वर्जेंट प्लेट पढ़ ली और ट्रांसफॉर्म प्लेट पढ़ ली। ये हमारा हो गया इंडोजेनेटिक फोर्सेस कंप्लीट।